सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन आवर ब्रांच अकाउंटिंग का चैप्टर। और दो क्वेश्चन कराऊंगा सर आज, मैडम आज। उसके बाद विदा लेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांचेस से, और AS11 एंड फॉरेन ब्रांचेस जो है उसे करेंगे, और फिर डिपेंडेंट ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट करेंगे। सिंपल सी बात है भैया, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लेकर जाना है इस ब्रांच अकाउंटिंग के चैप्टर को। नहीं सर नहीं। फिर वो डेटर मेथड वगैरह डिपेंडेंट ब्रांचेस का भी है काम झाम, उसके भी 6-7 क्वेश्चन है, उसमें भी 2-3 क्लासेस लग जाएगी भैया। इसको और नहीं खींच सकते, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये 20 क्लासेस का चैप्टर बन सकता है, इतना बड़ा है। हालांकि क्वेश्चन इसमें से एक ही आना है। तो ये जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस है, पेज नंबर 36 से पेज नंबर 90 तक मैं आपको करा रहा हूँ, है ना। और जो पहले के 36 पेज है डिपेंडेंट ब्रांच, वो अलग से कराऊंगा। तो यहाँ पर जो है आपको बुक से कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स को करना है। दैट्स इट, दैट्स इट। तो आज जो है हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 11 नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ? बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स नहीं कराओगे क्या? अरे यार, कॉम्प्लेक्स एंड के लिए रखो ना, एंड के लिए रखो। पहले जो आसान है, सिंपल है, समझ में आ सकता है, जो कॉन्सेप्ट हमारे हैं उसे कर लो। इसमें तो सिंगल एंट्री के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है, पता नहीं क्या क्या काम झाम करना है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने को तो कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन जो इतना कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, तो वो जो 5% 10% प्रोबेबिलिटी है उसको एंड में प्रैक्टिस करेंगे अक्टूबर में। बट पहले अपना बेस तो पक्का कर लो कि हाँ भैया, इसके बेस पर एग्जाम दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, एग्जामिशन ला सकते हैं। उतना तो अच्छे से कर लो कि हाँ, ब्रांच अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके क्वेश्चंस लगभग हमें आते हैं, सारे अलग चैप्टर जितने भी हैं उसके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं। RTP भी हमने ट्राई करी है और अपने नोट्स भी बनाए हैं। लग जाओ, मेहनत करने में लग जाओ, रुको मत सर, मेरे भरोसे मैं तो करवा रहा हूँ ना, बट आप अपने से एफर्ट करो ना यार। अपने से आपका 10 गुना एफर्ट होना चाहिए। लगे रहो, लगे रहो, मुझे अपडेट करते रहो आप व्हाट्सएप करके, मेरा इतना हो गया, इतना हो गया, ये यहाँ दिक्कत आ रही है कॉन्सेप्ट में, फटाफट कराओ, लगे रहो अब। हाँ जी, क्वेश्चन 11 मेरे साथ पढ़िएगा। रिंग बेल लिमिटेड दिल्ली हैज़ अ ब्रांच एट बॉम्बे वेयर अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज यूज्ड। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड ऑन 31 दिसंबर 2021। करेक्ट। तो उसमें शेयर कैपिटल है, कुछ ऑथराइज्ड हैं, कुछ इशूड हैं। उसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 25,310 का आ रहा है, ओपनिंग आ रहा है P&L का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस आ रहा है, बट ये क्लोजिंग है। 31 दिसंबर 21 का दे रखा है, P&L का ओपनिंग दे रखा है सर। क्यों? क्योंकि ओपनिंग अलग से दे रखा है और जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस, वो अलग से दे रखा है। तो इसको इसमें भी ऐड कर देख सकते थे, बट इन्होंने अलग अलग दिखा दिया। कुछ जनरल रिजर्व, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक आ रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। साथ में आपको जो है ब्रांच का भी ट्रायल बैलेंस गिवन है। ऊपर वाला शायद हेड ऑफिस का होगा, नीचे वाला जो है ब्रांच का है। तो जब आप ब्रांच का ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो उसमें भी उसके कुछ फिक्स्ड एसेट हैं, कुछ उसका प्रॉफिट है, कुछ स्टॉक है, डेटर क्रेडिटर है, कैश बैलेंस है, और हेड ऑफिस का बैलेंस आ रहा है। तो हेड ऑफिस में ब्रांच का बैलेंस आ रहा है, इसको ब्रांच अकाउंट लिख दो, ब्रांच करंट अकाउंट लिख दो, मर्जी है, नामकरण है सर, और कुछ नहीं है। ब्रांच की जो ट्रायल बैलेंस है उसमें हेड ऑफिस अकाउंट लिख दो, हेड ऑफिस करंट अकाउंट लिख दो, मर्जी है सर। करेक्ट। तो ये चक्कर है, तो ये चक्कर है। अब जब मैं देखता हूँ हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस, तो वो है 1,33,710, और जब मैं देखता हूँ ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस, तो वो है 1,29,010। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा जो हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड कर लिया होगा पर ब्रांच रिकॉर्ड नहीं कर पाई होगी। तो उसके लिए आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कैश रेमिटेड बाय ब्रांच, यानी ब्रांच ने कैश को भेजा, रेमिटेड बाय ब्रांच ऑन 31 दिसंबर बट रिसीव्ड बाय HO ऑन 1 जनवरी 2022। ब्रांच ने रेमिट करा पर हेड ऑफिस को रिसीव कब हुआ है? 1 जनवरी 22। क्या करोगे आप? क्या करोगे भाई? ब्रांच ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा ना इसको। अगर ब्रांच ने कैश रेमिट करा तो ब्रांच ने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा, हेड ऑफिस ने नहीं किया होगा। तो हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर लेगी। और कैसे रिकॉर्ड करेगी? कैश जो है, तो कैश तो नहीं बढ़ेगा, पर एक नया अकाउंट कैश इन ट्रांजिट, जो कैश भेजा उसका डेबिट बैलेंस जो है 3,000 बढ़ जाएगा। और साथ में ये जो डेबिट बैलेंस आ रहा है वो 3,000 से क्रेडिट होगा। तो ये कितना बच जाएगा?
30,710, 1,30,710 एंट्री हो गई ना। कैश इन ट्रांजिट डेबिट 3,000, हेड ऑफिस ने रिकॉर्ड नहीं किया, टू ब्रांच करंट अकाउंट 3,000। तो एंट्री होगी तो एंट्री से ट्रायल बैलेंस तो इंपैक्ट होगा ना। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस में कहाँ इंपैक्ट जाएगा। एक नया अकाउंट यहाँ क्रिएट होगा ट्रायल बैलेंस में जो एंट्री नहीं आई है, और ब्रांच करंट अकाउंट भी 3,000 से कम हो जाएगा। दूसरी चीज, स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस बट डज नॉट क्रेडिटेड टू द हेड ऑफिस इन द ब्रांच बुक्स एज द ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट एनी लाइबिलिटी बिकॉज इट्स नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, द अमाउंट इज 1,700। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक जो है, स्टॉक इन ट्रांजिट जो है, हेड ऑफिस ने भेजा एंड चार्ज टू ब्रांच, ब्रांच में चार्ज कर लिया। तो ब्रांच में चार्ज करोगे तो क्या होगा, आपने अगर स्टॉक को भेजा तो आप ब्रांच अकाउंट को डेबिट करोगे और स्टॉक को कम कर दोगे, यही एंट्री पास करोगे आप। बट ये कह रहे हैं जो आपने स्टॉक भेजा वो पहुंचा ही नहीं, बीच में चोरी हो गया, और ब्रांच वाला कह रहा है कि भाई इस क्लेम को हम एडमिट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप क्या हुआ है? देखिए समझते हैं इसको क्या हुआ है। हेड ऑफिस ने क्या करा है, ये क्या हो गया, एचओ ने क्या किया है, इसको छोटा कर लेते हैं अब, आज तो बुक से भी करा रहा हूँ ना। तो एचओ ने क्या करा, एचओ ने स्टॉक को भेजा ब्रांच के पास, तो स्टॉक को भेजा तो कहीं ना कहीं स्टॉक तो कम हो गया होगा, और ब्रांच अकाउंट को जो है डेबिट कर दिया होगा। अब जब स्टॉक जा रहा था ब्रांच के पास तो बीच में क्या हो गया, स्टोलन, चोरी हो गया। तो ब्रांच मैनेजर कह रहा है कि भैया मैं क्यों एंट्री पास करूं, मैं एचओ को जो है अपना क्रेडिटर क्यों बनाऊं, मतलब मैं क्यों ऐसे लिखूं कि स्टॉक स्टोलन अपना खर्चा बुक करूं कि भैया गुम हो गया, और एचओ को क्रेडिटर बनाऊं कि चलो मेरे से, चलो ठीक है इतना पैसा मैं आपको दूंगा। वो कह रहा है मेरी क्या गलती इसमें, मैं नहीं पास करूंगा, ब्रांच मैनेजर कह रहा है, ब्रांच का लॉस नहीं दिखाऊंगा मैं। तो अब एचओ क्या करेगा, इसको, स्टॉक तो चले गया, ठीक है, चोरी हो गया, तो उसको स्टॉक अकाउंट में तो दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते, तो उसको एक नए अकाउंट में रिवर्स करो, स्टॉक स्टोलन में कर दो, ये स्टॉक लॉस बाय थेफ्ट। तो स्टॉक लॉस्ट बाय थेफ्ट जो है वो है 1700 टू ब्रांच अकाउंट। डेबिट कर दिया था ब्रांच को, रिवर्स करना पड़ेगा सर, ब्रांच वाला एडमिट ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्टॉक अकाउंट में इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि वो स्टॉक अब मेरा वापस आना ही नहीं है, वो तो चोरी हो गया है, तो इसको स्टॉक लॉस में डालना पड़ेगा सर। तो मेरा खर्चा है, पीएनएल में जाएगा, ये स्टॉक चोरी हो गया, खर्चा है भाई, क्या करूं। तो 1700 रुपये और ब्रांच जो है क्रेडिट हो रहा है, तो 1700 और क्रेडिट होगा तो कितना होएगा बैलेंस, 130,710 में अगर 1700 माइनस कर दें अगर हम, तो 01009, तो 129,010 हो जाएगा। तो क्या ये 129,010 क्या मैच नहीं हो गया अब ये, कि ये जो बैलेंस है आपका एंट्रियां पास करने के बाद ये हो गया 129,010, और कैश इन ट्रांजिट 3,000 का आ गया, और साथ में स्टॉक लॉस बाय फायर 1700 आ गया। करेक्ट, स्टॉक लॉस बाय फायर 1700 आ गया। तो ये आपका एंट्री करने के बाद नया ट्रायल बैलेंस बन गया। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि जब आप एंट्री पास करें तो वहाँ कहीं ना कहीं आप ट्रायल बैलेंस को हल्का सा अपडेट कर लें, ये रफ में अपडेट कर लें कि भाई ट्रायल बैलेंस में 2 चीज़ें और आएगी, ये बैलेंस चेंज हो गए हैं। दिमाग में रखने से क्या होता है, भूल जाते हैं, तो ये चेंजेस कर लिया करें आप। अब ये सबसे पहले स्टेप मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ें मिसिंग है, मिसमैच है, तो उसको ठीक करा जाएगा, जिसकी बुक्स में ज़रूरत है ठीक करने की उसमें करा जाएगा। अब यहाँ पूछते हैं, गिव द ब्रांच करेंट अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस थ्रू जर्नल। अच्छा, मतलब अच्छा, ब्रांच ट्रायल बैलेंस को मैं हेड ऑफिस में इनकॉर्पोरेट कर लूँ, और इनकॉर्पोरेट करने के बाद ब्रांच करेंट अकाउंट बना दूँ, ये बोला गया है क्या इसमें? तो ठीक है सर, कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ब्रांच का ट्रायल बैलेंस अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो वो तो यहाँ पर आ ही रहा है, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस। क्या करोगे आप, करके दिखाने की ज़रूरत है। फिक्स्ड एसेट को डेबिट करोगे, स्टॉक को डेबिट करोगे, डेटर को डेबिट, क्रेडिटर को क्रेडिट करोगे,
कैश बैलेंस को डेबिट करोगे, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में चढ़ा रहा है भैया, अपनी बुक्स में सब चढ़ाएगा, और हर अकाउंट के आगे ब्रांच लिख देगा, ब्रांच फिक्स्ड एसेट, ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर, ब्रांच क्रेडिटर, ब्रांच कैश बैलेंस, सब लिख देगा। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में चढ़ा रहा है, तो क्या एंट्री पास करेगा? ये ऐसे करेगा एंट्री पास कि ब्रांच का ट्रायल बैलेंस, अब मेरा ट्रायल बैलेंस, अब मेरे ट्रायल बैलेंस में जब ब्रांच का ट्रायल बैलेंस चढ़ गया तो जो मेरा डेबिट क्रेडिट का ट्रायल बैलेंस आ रहा था वो तो आ ही रहा है, अब जो ब्रांच का भी हो रहा जाएगा तो वो भी डेबिट क्रेडिट सेम आएगा, बराबर आएगा, फिर उससे मैं बैलेंस शीट पीएनएल जो भी है मैं बना लूंगा। तो यहाँ है ब्रांच फिक्स्ड एसेट, एंट्री पास कर रहे हो आप, ब्रांच फिक्स्ड एसेट, देख लूँ यहाँ से करके देखूँ फिर 95, एक्चुअली बुक भी है ना हार्ड कॉपी में, तो उससे करवा दूँ तो सही रहेगा। स्टॉक, ब्रांच स्टॉक 50,000, ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर 19,100, ब्रांच क्रेडिटर एक छोड़कर लिख देता हूँ, ब्रांच क्रेडिटर, डेटर का मतलब डेबिट में आ रहा है, क्रेडिटर मतलब वो क्रेडिट वाला आ रहा है, 10,400। कैश बैलेंस तो ब्रांच कैश, ब्रांच कैश बैलेंस 6,550। और सारी चीज़ें मैंने डाल ली, एचओ ने अपनी बुक्स में सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर ली। ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है उसका डेबिट का डेबिट चढ़ा लिया अपनी बुक्स में, क्रेडिट का क्रेडिट चढ़ा लिया, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो डेफिनेटली पास करेंगे उसको टू ब्रांच अकाउंट या ब्रांच करेंट अकाउंट। तो क्या आएगा ज़रा इसको कैलकुलेट कर देखिएगा, मैं अपने कैलसी पर कर रहा हूँ मोबाइल वाले पर ताकि जल्दी हो जाए। 95,000 प्लस 5460 प्लस 19,100 प्लस 6,550 माइनस 10,400, करेक्ट? इतना ही आएगा। 90,000 50 1900, उसके बाद 6,550 और 129,010। अच्छा, तो ये आ गया आपका 1,60,710। तो 1,60,710 आपने जो भी पास करी एंट्रीज, वो सारी एंट्रीज आप किससे पास कर रही हैं? जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है उसे ब्रांच अकाउंट से पास कर रहे हैं, हेड ऑफिस पास कर रहे हैं ना सर। हेड ऑफिस की बुक्स में तो ब्रांच अकाउंट ही आ रहा होगा, तो ब्रांच के डेटर ले लिए, ब्रांच का डेबिट बैलेंस ले लिया, ब्रांच के क्रेडिटर ले लिए, बैलेंस लिख दिया ब्रांच करेंट अकाउंट। अब ब्रांच करेंट अकाउंट का बैलेंस जो था हेड ऑफिस में वो था 129,010। तो 129,010 जो है ये बैलेंस था, 129,010 ये बैलेंस था एचओ की बुक्स में ब्रांच का। क्या बैलेंस था? डेबिट और क्रेडिट, डेबिट बैलेंस था। आपने क्रेडिट किससे किया? 160,710 से, और ये क्या है? 129,010। तो ये तो मैच कर गया। 7 1 करीब करीब कितना आएगा ये? अच्छा, 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, 31,710 आएगा। ये बच गया है, क्यों? क्योंकि मैंने पीएनएल की एंट्री नहीं करी है, क्योंकि मैंने जो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उसकी एंट्री पास नहीं करी, तो उसकी ही पास करना पड़ेगा, वो भी कर दूंगा। राइट, तो उसकी एंट्री भी पास करो। इसी के साथ भी कर सकते थे जी, इसके साथ भी कर सकते थे। यहाँ पर लिखते 2 पीएनएल बैलेंस जो भी है, तो 2 ब्रांच पीएनएल कर देते कि ब्रांच का प्रॉफिट है इस साल का 31,710। तो ये अमाउंट जो है वो चेंज हो जाती, वो हो जाती 129,010। तो क्या हो गया? एचओ ने जब सारा ब्रांच का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट ले लिया तो कुल मिलाकर जो है उसका ब्रांच करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो खत्म हो गया, वो 0 हो गया, 0 हो गया। बस ये तो गिवन है, और क्या गिवन है?
दैट्स इट, और तो कुछ गिवन ही नहीं है, सिंपल सा है, दैट्स इट। क्या किया हुआ है आंसर में ज़रा देखेंगे। जर्नल एंट्री पास करिए, कैश इन ट्रांजिट, लॉस बाय थेफ्ट या स्टॉक लॉस बाय थेफ्ट। फिर ब्रांच का जो भी डेबिट क्रेडिट बैलेंस है उसको एचओ ने अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करा है, और जो भी डेबिट क्रेडिट करा है उसको ब्रांच का एक करंट अकाउंट भी बना दिया। अब इसकी ज़रूरत क्या थी? ब्रांच का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना था? 1,33,710 था, जिसमें दो हमने करेक्शन करी, कैश इन ट्रांजिट, लॉस ऑफ थेफ्ट, स्टॉक लॉस ऑफ थेफ्ट। उसके बाद हमने ब्रांच के सभी एसेट और लाइबिलिटी और पीएनएल ले लिया, तो ब्रांच का पूरा करंट अकाउंट खत्म हो गया। यानी जो हमने यहाँ डेबिट क्रेडिट करा है, अगर ये मैं ब्रांच करंट अकाउंट बना लूँ यहाँ पे, तो कुछ ओपनिंग बैलेंस आएगा ब्रांच का जो पहले का आ रहा था, उसमें मैंने दो करेक्शन एंट्री पास करी, वो भी शो होगी। ब्रांच के सभी डेटर को पास किया तो डेबिट बैलेंस हो गया, इसको क्रेडिट कर दिया। क्रेडिटर मैंने ले लिए तो क्रेडिटर्स मेरे पास आ गए, ये डेबिट हो गया। पीएनएल मेरे पास आ गया, यहाँ पे डल गया, ये जीरो हो गया, खत्म हो गया। बस यही बनाने के लिए बोला था, और तो कुछ मांगा भी नहीं है। क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये अलग बात है, इन्होंने एडिशनली क्या किया है, एडिशनली जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 25,310, एचओ का बैलेंस जो आ रहा है, उन्होंने वो पीएनएल भी बना दिया कि भाई ठीक है, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, इस बार का प्रॉफिट एचओ का इतना है, और ब्रांच का मैंने अभी लिया 31,700 का, कुछ मेरा लॉस हो गया 1,700 का, तो मैं पीएनएल में चार्ज करूंगा उसको, और बाकी का बैलेंस मेरा इतना बच गया, क्रेडिट बैलेंस बच गया, जो रिजर्व एंड सरप्लस में शो करूंगा। इन्होंने ये भी बनाकर दिखा दिया, हालांकि मांगा नहीं था, ऐसे लिखा नहीं था, मेरे को दिखा नहीं यहाँ पर कहीं मांगा हो। इन्होंने बोला ब्रांच करेंट अकाउंट जो है, गिव द ब्रांच करेंट अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ब्रांच ट्रायल बैलेंस थ्रू जर्नल। आपको समझ में आएगी। देखो, ट्रायल बैलेंस पर कंट्रोल नहीं है तो फिर ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, है कुछ भी नहीं। अगर मोटा मोटी देखा जाए, मैं बोल रहा हूँ ब्रांच का ट्रायल बैलेंस मैंने ले लिया, तो सेंटेंस तो मैंने एक ही बोला ना। अब जिसको ये नहीं समझ में आया कैसे लिया, अरे भैया डेबिट का बैलेंस डेबिट डाला, क्रेडिट का क्रेडिट डाला, जो उसके बैलेंसेस थे वो मेरे पास आ गए। अब जिसको यही नहीं समझ में आ रहा उसके लिए दिक्कत है, और जिसको समझ में आ रहा है उसको, हाँ, उसको इंटरेस्ट आएगा अकाउंट्स में। ये ब्रांच अकाउंटिंग जिसको ढंग से समझ में आएगा ना, वही एक्चुअली में जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर पाएगा। ब्रांच अकाउंटिंग नहीं समझ में आया तो फिर आपने अकाउंटेंसी नहीं समझी है, क्योंकि बाकी में तो सिंपल एक लेजर अकाउंट ही बनाना है, उसको सीखना थोड़ी कहते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या जो सीए का काम होता है वो तो ट्रायल बैलेंस पे कंट्रोल लाना होता है, ट्रायल बैलेंस से खेलना, वो होता है सीए का काम। ये एक सिंपल सा अकाउंट बना देना थोड़ी ना सीए का काम है। तो इसलिए ब्रांच अकाउंटिंग इज अ चैप्टर विच यू शुड बी गिविंग मोर टाइम टू, एंड इफ यू हैव कमांड ऑन दिस चैप्टर, तभी आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएंगे। इलस्ट्रेशन 13 आखिरी इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ, जिसके बाद इंडिपेंडेंट ब्रांच मेरी तरफ से कंप्लीट है। 2 क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ, टिपिकल क्वेश्चंस मिसिंग फिगर वाले बाद में करेंगे, अक्टूबर मंथ में करेंगे, टाइम लगेगा, वीडियो ऐड हो जाएगा, देख लेना सर। अपने आप से ट्राई करना चाहिए, मैं कहता हूँ मत करें, जितना करा रहा हूँ उतना ही करें। आरटीपी ट्राई करनी है तो कर लें बस, और अच्छे से करें, जितना कराया उसी को अच्छे से करें, जो क्वेश्चन मैंने कराया उसी को दोबारा करें, अच्छे से करें, जो कॉन्सेप्ट कराएं उसी को दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि वही आपकी 95% की प्रिपरेशन करवाएंगे आपकी। 5% के लिए इधर उधर ना भागें, जो करवा रहा हूँ उसको ढंग से करें, ढंग से करें, ढंग से करें। कॉस्ट अकाउंटेंसी पूरा कराया सर, एक एक कॉन्सेप्ट कराया, स्टडी मटेरियल की सारी इलस्ट्रेशन कराई है, ढंग से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद ट्राई कर लो, डाउट है मुझसे पूछ लो, आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी पूरा हो गया। इनकम टैक्स का एक एक क्वेश्चन कराया है, सारे नोट्स दिए हैं। जीएसटी का पूरा ई बुक कराया, बुक के सारे क्वेश्चन कराए हैं, अमेंडमेंट वीडियो दिया है, पूरा करा दिया। लॉ है, कंपनी लॉ पूरा स्टडी मटेरियल से कराया है, अदर लॉ भी पूरा जो है वो थोड़ा सा जल्दबाजी में कराना पड़ा मुझे, बट वो पूरा करा दिया स्टडी मटेरियल से। 60 मार्क्स का कंपनी लॉ का जो है, जो समरी नोट्स दिए हैं उससे भी करा दूंगा 1 डे रिवीजन, अक्टूबर मंथ में आएगा, क्योंकि इसके बाद मुझे सिर्फ वही करना है कि आपको एक दिन की मेरे को रिवीजन ऐसी मास्टर क्लास देनी है कि आप बैठ कर सुन लें और आपका पूरा कंपनी लॉ के प्रोविजन सारे क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट्स। रट्टा नहीं मरवाऊंगा उसमें, मैं बिल्कुल रट्टा नहीं मरवाऊंगा उसमें, कॉन्साइज प्रिसाइज, एक पेज में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, क्विकली आपका गो थ्रू हो जाएगा, हाँ इसमें ये गिवन है, और बार बार उसको देख लिया तो वो चीज़ें याद हो जाएगी। तो वो भी 60 नंबर हो गया, तो इसका मतलब एंड में 40 नंबर छोड़कर, अदर लॉ को छोड़कर, वैसे तो पूरा ही कराया, बट मैं फिर भी कहूँगा कि अदर लॉ में अगर क्वालिटी इशू है, आप बोल रहे हैं कि नोट्स नहीं दिया, कुछ कह रहे हैं, तो उसको छोड़कर 40 नंबर छोड़कर 400 में से 360 नंबर का मैं आपको सब दे रहा हूँ। अकाउंटेंसी में भी जितना अभी तक कराया, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी लगभग क्वेश्चंस कराए हैं। एस 11 का भी कुछ थोड़ा बहुत पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका पूरा मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो जाएगा, ब्रांच अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। 2 ही चैप्टर बचेंगे ना, हायर परचेज, सिंगल एंट्री 11 12th वाला है भाई, और हायर परचेज आपका 3 ही क्लासेस में आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है।
जो इसके बाद जो अगली 3 क्लासेस होगी ब्रांच अकाउंटिंग के बाद, उस 3 क्लासेस में आपको हायर परचेज क्लियर हो जाएगा। हाँ भैया ऐसे अकाउंट बनते हैं, ऐसे रिकॉर्डिंग करनी होती है हायर परचेज की। तो अकाउंटेंसी में भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। अक्टूबर में अकाउंटेंसी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, 1 हफ्ता एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। भले ही उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप चाहे लास्ट हफ्ते में कर लेना, मुझे दिक्कत नहीं है। अक्टूबर का जो आखिरी हफ्ता आएगा ना, अकाउंटेंसी के पेपर थे 1 हफ्ता पहले, तो 2 या 3 दिन वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की क्लास लगा लेना, आपकी मर्जी है। ये पहले 2-3 दिन रिवीजन कर ली, रिवीजन कर 1-2 दिन एक्स्ट्रा क्लास देख ली, एक्स्ट्रा क्लास के बाद 1-2 दिन फिर जो है आपने दोबारा रिवीजन करके पेपर में चले गए। तो उसके लिए रख लेना एंड के लिए। अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक अकाउंटेंसी पर कॉन्सेंट्रेट करें, उसके बाद अपने बाकी सब्जेक्ट की रिवीजन चालू कर दें। हाँ जी, एक सब्जेक्ट पकड़ें, 3 दिन पकड़ें, पूरा कर लें खत्म, स्टार्टिंग टू एंड रिवीजन। 3 दिन में रिवीजन होनी चाहिए। 3 से ज़्यादा दिन लग रहे हैं, कम में लाने की कोशिश करो, क्योंकि एक्चुअली में एग्जाम में आपको 1.5 दिन में पूरी रिवीजन करनी होगी। तो अभी कम से कम आप 3 दिन में टारगेट बनाएं कि आप रिवीजन कर पाएं। और हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करने तो 1 दिन और लगे, तो 4 दिन में पूरा कर लें। फिर नेक्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो आपका फिर वो 3 दिन से जो है 1.5 दिन में हो जाएगा फटाफट से। और जैसा मैंने बताया कि हर चैप्टर के टैक्सेशन है, जीएसटी है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है, हर चैप्टर से आपको सिर्फ 2-2 क्वेश्चन करने, 2-2 क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करने, 2-2। ब्रांच अकाउंटिंग के 2 क्वेश्चन हाथ से सॉल्व कर लिए पूरे। हाँ, अगर 3 इसमें कैटेगरीज हैं तो चलो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के 2 कर लिए, एक फॉरेन ब्रांच का कर लिया, एक डिपेंडेंट का कर लिया, पूरा हो गया आपका सॉल्व। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है, चलो एक डिबेंचर वाला कर लिया, एक इक्विटी शेयर वाला कर लिया, जिसमें बोनस की एंट्री वगैरह राइट इश्यूज है, पूरा कर लिया, हो गया सर। तो रिवीजन पूरी करें, हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन ट्राई करें। वो पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन करने के बाद जो टिपिकल बड़ा क्वेश्चन है वो करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये मेरे से हो रहा है तो ठीक है, और गलती हो रही है तो पकड़ लो कहाँ गलती हो रही है, उस कॉन्सेप्ट को फिर क्लियर कर लो, भैया यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो रही है, नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको करना है, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अगर 10 चैप्टर है तो 20 ही क्वेश्चन ट्राई करने हैं हाथ से। बाकी तो आप रीडिंग तो कर ही लेंगे, उसमें क्या इशू है यार। रीडिंग क्वेश्चन पढ़कर उसको समझना कि हाँ ये होना चाहिए, थोड़ा बहुत रफ में देख लिया और फिर एक्चुअली में सॉल्यूशन देख लिया, हाँ ऐसे ही किया हुआ है, कहाँ पे हम चूक खा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, उसको करेक्ट कर लिया। अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला है मैंने, इस सीए कोर्स अ गैम्बल, इज सीए कोर्स अ गैम्बल। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका मैं आपको काफ़ी पार्ट जो है अपनी पिछले वीडियो में स्टॉक रिजर्व में करा चुका हूँ, बट इसमें जो है फुल फ्लेज कराता हूँ और आपका ये इंडिपेंडेंट ब्रांचेस कंप्लीट करते हैं। केपी मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ गुड्स विच इट सेल्स टू होलसेल कस्टमर्स ओनली फॉर इट्स हेड ऑफिस। मतलब कि होलसेल कस्टमर को वो सिर्फ अपने हेड ऑफिस से सामान को बेचते हैं, उसके साथ एचओ जो है वो कुछ गुड्स को ट्रांसफ़र करता है अपनी नई ब्रांच पे, कॉस्ट प्लस 15%। जब भी आए ध्यान से मार्क कर लो, सेल प्राइस पर मार्जिन होता है, कई बार कॉस्ट पर मार्जिन होता है। गलती हो गई तो सब कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, तो मार्क करके लिख लो, अलग से वर्किंग नोट में डाल दो कि हाँ ऐसे वर्किंग नोट में डालकर लिख दो। वर्किंग नोट बनाओ कुछ जगह छोड़कर और यहाँ लिख दो कि एचओ होलसेल कस्टमर को जो देता है वो देता है, होलसेल कस्टमर को देता है वो कितने पर देता है बाद में देखेंगे। एचओ ब्रांच को जो देता है वो 15% कॉस्ट में ऐड कर देता है, करेक्ट। द ब्रांच देन सेल्स दीज गुड्स टू जनरल पब्लिक ऑन ओनली कैश बेसिस। और ब्रांच जो है कैश बेसिस पे जनरल पब्लिक को बेचती है। कितने परसेंट ऐड करके बेचती है गिवन नहीं है, नीचे देखते हैं। सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर्स इज डिजाइन टू गिव अ फैक्ट्री प्रॉफिट विच अमाउंट्स टू 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू, विच अमाउंट्स टू 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। 30% सेल्स का तो 30% मार्जिन ऑन सेल्स है जो अपने होलसेल कस्टमर को एचओ बेच रहा है। और सेलिंग प्राइस जो जनरल पब्लिक को है उसमें भी ग्रॉस मार्जिन जो है, यानी कि सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एचओ। तो ये जो मेरे पास गुड्स आ रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एचओ से जो मेरे पास आ रहे हैं वो मेरी कॉस्ट है। तो 30% मार्जिन पर हम भी बेचते हैं। मार्जिन किस पर? सेल वैल्यू पर मार्जिन जी। 15% प्लस कॉस्ट पर 30% नहीं जोड़ रहे, 15% कॉस्ट जो है उसको ऐसे मार्जिन पर बेच रहे हैं जो कि सेल्स जो होगी उसका 30% निकल कर आ रहा है। यानी कि सेल्स माइनस 30% जो है 15% प्लस कॉस्ट निकल कर आ रहा है। केपी ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटेड प्रेमाइस, हमें क्या करना जान के, बाकी जो है लीज करती है, कर ले भाई। रेंट हायर चार्जेस फॉर दीज आर इंक्लूडेड इन ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, ये सब जो है ओवरहेड कॉस्ट का पार्ट है, शोन इन द ट्रायल बैलेंसेस। तो ट्रायल बैलेंस में जो है दे रखा है।
फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 इन कॉलमनार फॉर्म. अब कॉलमनार बोले तो कॉलमनार क्या फॉर्म हो गई भाई? कॉलमनार तो फिर वो कॉलम, अच्छा कॉलमनार फॉर्म जो है वो फिर ऐसे हो गई, ये वाली कॉलम बना बना कर जो है बताना है. एचओ का पीएनएल बनाओ, ब्रांच का बनाओ, एंटायर बिजनेस का बनाओ. बैलेंस शीट जो है वो पूरे एंटायर बिजनेस की एक बनाओ, ये अलग अलग बनानी है, एक बनाओ, उसको भी अलग अलग दिखाओ. ये एचओ का बैलेंस गिवन है. सबसे पहले क्या चेक करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो भैया यहाँ पर देखोगे डेबिट और क्रेडिट मैच करता है नहीं करता. ये मैंने जो अपना ट्रायल बैलेंस वाला कोर्स लॉन्च करा है उसमें भी बताया कि डेबिट और क्रेडिट मैच करता है नहीं करता. तो एचओ का डेबिट एचओ का क्रेडिट मैच करता है, ब्रांच का डेबिट ब्रांच का क्रेडिट मैच करता है. तो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस भी गिवन है और एचओ का भी ट्रायल बैलेंस गिवन है, तो एक ही में गिवन है, एक ही में गिवन है. कोई बात नहीं सर, दे दिया तो दे दिया. दूसरी चीज़, एचओ की बुक्स में ब्रांच का कुछ बैलेंस आ रहा होगा. कहाँ है सर, कहाँ पर है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? मिल जा रे मिल जा, मिल जा रे मिल जा, मिल जा रे मिल जा. अरे भाई कहाँ है? इंटर अकाउंट्स, इंटर यूनिट अकाउंट्स, अच्छा ये होगा फिर. इंटर यूनिट अकाउंट्स, एक दूसरे के लिए जो अकाउंट बनाए गए हैं, एचओ की बुक्स में ब्रांच, ब्रांच की बुक्स में एचओ, तो एक ही जगह लिख दिया इन्होंने. या तो यहाँ पर लिखते ब्रांच, फिर नीचे लिखते एचओ करेंट अकाउंट, फिर अलग अलग दिखाते. इन्होंने उन दोनों की जगह पर एक अकाउंट का नाम दे दिया इंटर यूनिट अकाउंट. एक दूसरे के जो इंटर यूनिट अकाउंट है, एचओ के लिए ब्रांच, ब्रांच के लिए एचओ, उसमें इधर डेबिट आ रहा है 5,000, इधर क्रेडिट आ रहा है, मैच नहीं करता. 3,000 का मिसमैच है सर. पहले इसको करेक्ट करना पड़ेगा, क्या पंगा करके दिया है. ये बताते हैं ऑन 28 दिसंबर 21 द ब्रांच रेमिटेड 1,500 टू एचओ एंड इट हैज़ नॉट येट बिन रिकॉर्डेड इन द एचओ बुक्स. करेक्ट. On 28 December 21, the branch remitted 1,500 to HO, and this has not yet been recorded in the HO books. ब्रांच ने भेजा, एचओ ने रिकॉर्ड नहीं करा. गलती किसकी है? एचओ की है. 1,500 रुपये कर लो यार, रिकॉर्ड कर लो. एचओ रिकॉर्ड करेगी 1,500, कैश को डेबिट करेगी, ब्रांच को क्रेडिट करेगी. तो कैश कहाँ है, कैश कहाँ है, कैश कहाँ है, डाल दो. कैश इन ट्रांजिट 1,500 से बढ़ेगा तो ये 1,500 से कम हो जाएगा. बैलेंस तो उतना ही रहेगा ना सर, 3,500. 3,500. Also on the same date, the HO dispatched the goods to the branch invoiced at 1,500, and these two have not yet been entered into the branch books. And these two have not yet been entered in the branch books. क्या करा जाए? एचओ ने कुछ डिस्पैच कर दिए, ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं करे. इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू एडजस्ट आइटम्स इन ट्रांजिट इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट. ठीक है भैया, एचओ ने 1,500 के गुड्स भेजे तो क्या होगा, गुड्स इन ट्रांजिट 1,500 से बढ़ेगा और ये भी जो क्रेडिट बैलेंस भी जो है 1,500 से बढ़ेगा. करेक्ट. तो यहाँ 1,500 से बढ़ जाएगा डेबिट, यहाँ 1,500 से क्रेडिट बढ़ जाएगा. ठीक है ना. यहाँ तो प्लस माइनस ऐसा हुआ कि फ़र्क नहीं पड़ा, 1,500 आए गया. यहाँ पर उल्टा हो गया, डेबिट भी बढ़ा क्रेडिट भी बढ़ा. ठीक है. तो ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करेंगे. अगर एंट्री पास करके दिखाई है तो ठीक है, नहीं पास करके दिखाई तो भी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. रॉ मटेरियल का स्टॉक गिवन है क्लोजिंग एचओ का, जो कि 2,300 रुपये और वैल्यूड है. एंड यू आर एडवाइज दैट देयर वर नो स्टॉक लॉसेज इनकर्ड एट एचओ और एट द ब्रांच. कोई स्टॉक का लॉस नहीं हुआ. ये जो कंपनी है, ये जो केपी है, केपी कह रहे हैं, ये फिनिश स्टॉक को जो है फैक्ट्री कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं. देयर वर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं है. ब्रांच के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें 156 का जो है बोनस मिलना चाहिए एग्रीमेंट के हिसाब से. अच्छा भैया 156 का बोनस मिलना चाहिए तो यहाँ डाल देंगे ना बोनस. राइट. ब्रांच के एम्प्लॉयज़ है तो ब्रांच के हेड में डाल देंगे. इतना तो आपको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, मुझे बताइए आप. समझ में आ गया या नहीं आया? गुड्स इन ट्रांजिट
डेबिट बैलेंस, गुड्स इन ट्रांजिट कहाँ आएगा आपका? इट इज़ द कंपनीज पॉलिसी टू एडजस्ट आइटम्स इन ट्रांजिट इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। अच्छा 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 अच्छा, तो ब्रांच ने रेमिट करे 1500 एचओ को और उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, तो एचओ ने रिकॉर्ड कर लिया कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। और ऑल्सो सेम डेट को एचओ ने डिस्पैच करे गुड्स टू द ब्रांच, इन्वॉइस करे 1500 पर, उसे रिकॉर्ड नहीं किया हो तो उसे भी ब्रांच ने रिकॉर्ड कर लिया 1500 पर। कोई दिक्कत नहीं है सर, राइट 28 दिसंबर को। तो चलिए दोस्तों, ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं। बस जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता दिया कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो वो बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो आपको देखना पड़ेगा। साथ ही में जो 1500 आ रहे हैं गुड्स इन ट्रांजिट, ये आप चाहें तो इस बैलेंस के साथ मर्ज कर सकते हैं और आप कह सकते हैं भैया देखिए 46,000 जो है गुड्स जो हैं एचओ से मुझे रिसीव हुए हैं, अब इसमें 1500 जो है वो ट्रांजिट वाले हैं, बट आपको लिखना तो पूरा ही पड़ेगा ना। तो चलिए अब इसका जो है आंसर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पीएनएल बनाऊँगा सर, पीएनएल। और जो पीएनएल है दोस्तों वो ऐसे बन रहा है, एचओ का अलग, ब्रांच का अलग, टोटल अलग, करेक्ट, एचओ का अलग, ब्रांच का अलग, टोटल अलग। तो ऐसे बन रहा है पीएनएल, इतना बड़ा पीएनएल, बताओ भाई साहब। इतना बड़ा पीएनएल बन रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है। राइट, कोई लिमिट ही नहीं है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं इसको समझना, क्या गेम है ये। सबसे पहले जो है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तो मैं किसका बनाऊँ, पहले ब्रांच का बना लेता हूँ, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कई लोग जो होते हैं वो एक साथ दोनों का बना सकते हैं, भाई मेरा दिमाग जो है इतना नहीं चलता, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैं एक बार में एक चीज़ पिक करता हूँ। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक में ब्रांच का लिखूंगा, ये देखो 9200, तो मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक 9200, करेक्ट। उसके बाद मैंने लिखा डेटर आपके नहीं आएंगे, कैश यहाँ नहीं आएगा, एडमिन सैलरी ज़रूर आएगा, तो एडमिन सैलरी डाल लो यहाँ पे। तो एडमिन सैलरी जो है वो आ गई 4000, एडमिन सैलरी जो है वो आ गई 4000, सेल्समैन सैलरी आ गई 6200, ओके। उसके बाद आपके आगे सेलिंग ओवरहेड्स 2300, राइट। और गुड्स आपको रिसीव हुए 44,500 के और 1500 के और रिसीव होने थे, हो नहीं पाए, बट एंट्री पास करने के बाद टोटल हो गया 46,000। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ से आपके पास आ गए 46,000 रुपीज़। तो 46,000 के गुड्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पर आ गए, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, करेक्ट, वो यहाँ पर आपके पास आ गया है। अब आप ज़रा क्रेडिट बैलेंस देखिए, आपने सामान बेचा भी होगा सर, 65,200 का आपने सेल्स कर दिया, 65,200 की आपने जो है सेल्स कर दी, राइट। उसके बाद क्रेडिट में जो है और कुछ तो आ नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स रिसीव हुए वो भी है, क्लोजिंग स्टॉक मुझे गिवन नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि जो भी ब्रांच सेल करती है वो 30% मार्जिन पर सेल करती है। तो भैया जो भी ब्रांच को कॉस्ट पड़ी होगी उस पर 30% मार्जिन जोड़ा होगा ना, तो वो 30% क्या आ रहा है यहाँ पर आप देखिएगा, 30% क्या आ रहा है, 65,200 का जो है 30% कितना आ रहा है वो आप देखिएगा, तो वो आ रहा है 19,560। तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब जब आप देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक इतना है, गुड्स इतने रिसीव हुए,
मतलब 44,500 के थे बट 1500 के ट्रांजिट के थे, तो वो भी रिसीव हुए एक तरह से। और सेल्स है बट उसमें 30% का जीपी है, और सेल्स इतनी है, तो देखेंगे कुल मिलाकर तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कहीं ना कहीं जो है बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा। तो इसको आप ऐड करिए और इसे माइनस करिए, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 9560, जिसमें स्टॉक रिजर्व इंक्लूडेड है। क्योंकि एक्चुअली में जब कंपनी एज अ होल देखेंगे भैया, तो कंपनी एज अ होल में तो एचओ ने 15% कॉस्ट में जोड़कर जो सामान बेचा होगा अपनी ब्रांच को, या भेजा होगा जो भी आप बोलें, उसमें से 9560 आ रहा है, जिसमें कि कुछ ना कुछ एचओ का मार्जिन जुड़ा हुआ है। पर ब्रांच के लिए तो वही कॉस्ट है। तो ब्रांच जब अपना बना रहा है पीएनएल, तब तो उसको कोई मतलब नहीं है, वो तो सीधा सीधा बनाएगा ओपनिंग स्टॉक, गुड्स फ्रॉम एचओ, ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल्स इतनी हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक इतना है, वो तो सीधा सीधा बनाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, कोई इशू उसमें नहीं आएगा। बिल्कुल सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और भी खर्चे हैं इसके, अगर आप देखेंगे तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आया है 19560 का, तो आप कहीं ना कहीं जो है यहाँ ब्रॉड डाउन करेंगे 19560, और उसके बाद 4000, 6200, 2300 करके जो कॉस्ट आई वो आपने कॉस्ट यहाँ पर डेबिट कर ली। क्या इसके अलावा और भी कोई कॉस्ट है क्या जो डालनी ज़रूरी है, मुझे बताइए आप। जी हाँ, डालनी ज़रूरी है, और वो कॉस्ट है जो आपको एडिशनल नोट्स में गिवन है कि 156 रुपीज़ का ब्रांच का कुछ वो बोनस है एम्प्लॉय का, तो वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए 156 का। ठीक है सर, राइट। अब क्योंकि ये आपको इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, तो आपने इसकी जो एंट्री पास करी वो आपने डेफिनेटली बोनस टू एम्प्लॉयज़ जो है 156 टू बोनस पेबल कर दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब डबल एंट्री उसके पास नहीं हुई है, तो आप यहाँ तो डेबिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट इंपैक्ट भी जाएगा ना, तो वो आपका बोनस पेबल है जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होएगा। तो अगर आप यहाँ देखते हैं ब्रांच का आपने जो पीएनएल बनाया, उसमें आप देखते हैं कि ये ब्रॉट डाउन है जीपी, और साथ में कुछ इसका जो है एक्सपेंसेस हैं, तो क्या नेट प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से जो है कैलकुलेट करा हुआ है, बुक में दे रखा है, मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ। तो 6904 जो है आपका नेट प्रॉफिट आया होगा। आप इसमें से ये सब माइनस कर दीजिए खर्चे, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ब्रांच का पीएनएल तैयार हो गया। अब यही मैं अगर साथ साथ में करता, अच्छा इसमें एचओ का कितना है, ब्रांच का कितना है, फिर इसमें टोटल क्या आना चाहिए, कुछ एलिमिनेट होगा नहीं होगा, तो मेरी तो कन्फ्यूजन हो जाती भैया। बट मैंने क्या किया, मैंने बनाया तो कॉलमनार फॉर्मेट है एचओ का, ब्रांच का, टोटल का, बट मैं ब्रांच का अलग से देख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एचओ का अलग से देख रहा हूँ। तो जब मैं एचओ का अलग से देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पता लग रहा है कि एचओ तो गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, तो उसने रॉ मटेरियल परचेज करे, कुछ रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, और अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखूं तो कहीं ना कहीं जो है रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो क्या मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल सकता हूं, यहां पर कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल डाल सकता हूं मैं। तो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप भी जरा करिएगा, ओपनिंग स्टॉक है 1800 प्लस 35,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका है 2300, तो आपका आ गया 34,500। 34,500 आपका क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, करेक्ट। इसको काट दीजिए सर। कुछ डायरेक्ट वेजेस है 1,08,000 की, यहाँ जगह कहीं आ नहीं रही है, मैं कहाँ लिखूँ इसको, नीचे लिख दूँ क्या अब, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बन तो यहाँ तक रहा है, बट वो ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लिखना था, डायरेक्ट वेजेस ऊपर लिखना था। अब जगह नहीं बची तो नीचे लिख रहा हूँ 1,08,500। जो डेबिट में आ रहा है मैं एक्सपेंस में जो है वो एक्सपेंस में डाल दूंगा, दिक्कत खत्म। अब फैक्ट्री ओवरहेड है 39,000 के, तो आपके फैक्ट्री ओवरहेड आ गए 39,000 के, और ये आपका जो है डायरेक्ट वेजेस जो है वो आ गई 1,08,500 का। तो एक्चुअली में देखा जाए तो जीपी नीचे आना चाहिए था, ये दोनों ऊपर आना चाहिए था। अब जगह नहीं है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे, और ये जो यहाँ पर मैंने जीपी लिख दिया ब्रॉट डाउन, इसको मैं एक लाइन नीचे खिसका रहा हूँ। तो इसलिए क्या करो, जब भी ऐसा काम करो, जब भी आप, तो जगह छोड़ दो, ज़्यादा लाइनें छोड़ दो। ओपनिंग स्टॉक जो है फिनिश गुड्स का भी गिवन है 13,000, तो यहाँ पर कुछ ओपनिंग स्टॉक था, ये फिनिश गुड्स का ही डाला था, तो यहाँ भी फिनिश गुड्स का एचओ में डाल दूंगा मैं। रॉ मटेरियल की जगह रॉ मटेरियल कंजम्पशन लिख दी, नहीं तो पूरा काम झाम करना पड़ता, परचेजेस डालते,
रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग स्टॉक ऐड करके लिखते हैं, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ऐड करके लिखते हैं। नेट इंपैक्ट क्या रहा है, कंजम्पशन, मैंने डायरेक्टली कंजम्पशन यहाँ डाल दिया। कितना है कंजम्पशन वो कैलकुलेट किया तो था, अच्छा ब्रांच में डाल दिया क्या, ये देखो ये गलती नहीं होनी चाहिए। एच है तो एच के अंदर डालो उसे। फिनिश गुड्स लिख दिए, कैश एडमिन सैलरी है 13,900, तो यहाँ डालो, ठीक है। सैलरीज है 22,500, सेलिंग ओवरहेड है 12,500, राइट। और आपका सेल्स है 2 लाख रुपीज, वाओ। बस यही है और क्या है, आई थिंक हो गया बस। और क्या करना है, जो मैंने करा, जो लिखा मैंने, सारे मैंने एंट्री लिख दी ना। हाँ एक चीज़ और आएगी, जो शायद मैंने यहाँ छोड़ दी होगी। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ डाला हुआ है, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच भी तो आएगा। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है वो तो यहाँ पर निकल गया ना सर, गुड्स सेंट टू ब्रांच 46,000 का यहाँ से गया ब्रांच में आ गया। जब टोटल देखोगे, कंपनी एज अ होल देखोगे, तो ना ब्रांच को गया ना ब्रांच से आया, ना ब्रांच को भेजा ना ब्रांच के पास रिसीव हुआ, दोनों को काट दोगे आप, दोनों को काट दोगे, इस बात का ध्यान रखना। अब इंडिविजुअली देख रहे हो तो ऐसे बोल रहा है मैंने भेजा, ब्रांच कह रहा है मैंने रिसीव करा, कंपनी एज अ होल में क्या एक ही तो है सब कुछ। तो कंपनी एज अ होल में जब टोटल में लिखोगे तो दोनों साइड में वो एलिमिनेट कर देना। तो यहाँ तक की बात क्लियर है सर, एक बार देख लेते हैं। 34,500, 1,08,500, 39,000 और ये सेल्स आ गई, ये 46,000 आ गया। अब जीपी लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट तो डालना पड़ेगा ना सर इसमें। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप भाई, 2 लाख रुपए जो है, तो एचओ जो बाहर वाले कस्टमर को बेच रहा है वो 30% मार्जिन पे बेच रहा है, तो 2 लाख का 30% हो गया 60,000। और जो ब्रांच को बेच रहा है या भेज रहा है उस पर भी तो एचओ जब अपना देखेगा सिर्फ, तो भी तो देखेगा कि मैं 15% ऐड कर दे रहा हूँ, कॉस्ट में 15% ऐड कर भेज रहा हूँ। तो कॉस्ट में आप ऐड करिए, कॉस्ट में 15% ऑफ एक्स ऐड करिए तो आएगा 46,000। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो कॉस्ट हमारी आ रही है, कॉस्ट जो हमारी आ रही है वो तो पता नहीं मुझे कितनी है, बट 115x% जो भी है, 115x 115% x 46,000, तो 46,000 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आएगा, आएगा 40,000। तो यानी कि 6,000 जो है इसमें, 6,000 कहीं ना कहीं इस पर प्रॉफिट एचओ ने कमाया है, ब्रांच को बेचकर प्रॉफिट कमा लिया। तो टोटल मार्जिन आ गया 66,000 का। क्यों निकाल रहा हूँ मैं, मार्जिन गिवन है मेरे को सेल्स पर, तो ये सेल्स करी उस पर अलग मार्जिन, ब्रांच को बेचा उस पर अलग मार्जिन, दोनों निकाल लिया, जिससे कि बैलेंसिंग फिगर मेरी आएगी। सबको ऐड करूंगा या माइनस करूंगा तो बैलेंसिंग फिगर आएगी 15,000 क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है सर, कोई शक? नो सर। अच्छा खर्चे डालने हैं, डाल दिया आपने, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया। और बताइए सर, और क्या खर्चे जो हैं आप एचओ में रिकॉर्ड करना चाहेंगे? देखिए एचओ में जो है मैं एक स्टॉक रिजर्व का भी जो है खर्चा डालना चाहूँगा। मतलब कि जो ये क्लोजिंग स्टॉक है, वैसे तो मुझे टोटल में लिखना चाहिए, एचओ तो इंडिविजुअली क्या ही लिखेगा उसे स्टॉक रिजर्व को, बट फिर भी जो है एचओ अपनी बुक्स में भी ये देख रहा है यार, टोटल में लिखने के लिए कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो वो देख रहा है कि देखो जो ब्रांच को मैंने बेचा 9560 का, तो मैं इसमें कर सकता हूँ ना कि x प्लस 15% मैंने जोड़कर बेचा होगा तो 9560 आ रहा है, तो x कितना आ रहा होगा, ये मैंने आपको कल निकाल कर दिखाया था। तो 9560 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100, ये आ गया आपका 8313। तो अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से 9560 तो आपका आएगा 1247। तो कहीं ना कहीं 1247 जो है वो कहीं ना कहीं इसमें मार्जिन जुड़ा हुआ है, जो जब मैं टोटल में देखूंगा, टोटालिटी में देखूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे मार्जिन रिमूव करना पड़ेगा। या तो मैं यहीं से मार्जिन रिमूव कर देता, बट ब्रांच के लिए तो वो इतनी ही कॉस्ट पड़ रही है, एचओ अपना देख रहा है, बट टोटल में देखूंगा कहीं ना कहीं मार्जिन माइनस करना पड़ेगा ना 1247 का। अब 1247 का मार्जिन मैं चाहूँ तो यहाँ रिवर्स कर सकता हूँ, और जो एक्चुअली में प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट हमने क्रिएट करा हुआ था लास्ट ईयर, उसे मैं रिवर्स कर सकता हूँ। तो उस प्रोविजन को मैं रिवर्स कर दूंगा यहाँ पर, और स्टॉक रिजर्व जो है नया स्टॉक रिजर्व क्रिएट कर दूंगा। तो जब भी स्टॉक रिजर्व बनता है नेक्स्ट ईयर रिवर्स हो जाता है, राइट।
और नया स्टॉक रिजर्व बन जाता है। या फिर इसका नेट इम्पैक्ट सीधा 47 भी आप चाहें तो यहाँ डाल सकते थे। मैंने क्या किया, 1200 रिवर्स कर दिया, 1247 डाल दिया, 1247 यहाँ डाल दिया है। P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व 1247, बैलेंस शीट में आएगा 1247। और ओपनिंग वाला तो रिवर्स कर दिया मैंने, क्रेडिट बैलेंस आ रहा था उसको डेबिट कर दिया, P&L क्रेडिट कर दिया, तो ये बैलेंस खत्म। सेल्स मैंने डाल दी खत्म, ये मैंने डाल दिया खत्म। ये तो आपके बैलेंस शीट के आइटम है, P&L तो मैंने पूरा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर इनका टोटल का P&L बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, देखिएगा 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 टोटल का P&L कैसे बनेगा। देखिए इनको जोड़कर लिखिए 22,200 जोड़कर लिख दीजिए सर। अब मैं प्लस नहीं कर रहा, कैलकुलेटर से जोड़कर लिखा हुआ है, ये आ गया 34,500, जोड़कर लिख दीजिए। गुड्स एचओ को बेचे और ब्रांच को रिसीव हुए, कंपनी एज अ होल देखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रॉस प्रॉफिट है, मैंने गलती से इसको नीचे लिखना था ऊपर लिख दिया, जगह नहीं बची थी, तो यहाँ मैंने टोटल लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस हैं, तो डायरेक्ट वेजेस आप यहाँ लिख दीजिए टोटल, ओके। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड है 39,000 के, टोटल डाल दिए मैंने, ठीक है भाई। यहाँ पर भी टोटल डाल दीजिए, टोटल डाल दीजिए। एक साथ बनाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, अलग अलग बना कर देखा बहुत इजीली हो गया। तो यहाँ भी आप चाहें तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख सकते हैं 66,000, 85,560। राइटिंग ख़राब है बट आप प्रोसेस समझिए ना, ये तो आपकी बुक में भी सेम चीज़ लिखी हुई है, तो आप प्रोसेस समझिए कैसे किया है, और इसको भी अपने आप से खुद करिएगा और फिर बुक से मैच करिएगा। अच्छा, क्योंकि डायरेक्टली बुक देखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे, उसमें तो फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगा क्या क्या डाला है। बट अगर समझोगे क्या नहीं, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस अलग बनाया, एचओ का अलग बनाया, फिर टोटल ऐसे बनाया, तो बड़ी आराम से कर पाओगे आप। चाहो तो यहाँ प्रोविजन को रिवर्स कराए तो यहाँ डाल दो 1200 या 1247 डाल दो। और नेट प्रॉफिट भी इसका कुछ आ रहा होगा, हमने निकाल कर देखा नहीं, तो अगर आप बैलेंस शीट निकालेंगे तो 17053 आएगा। बुक में दे रखा है, मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सारे नंबर तो मैंने डाल ही दिए हैं। आप चाहें तो ऐड करके लिख सकते हैं, मैं सिर्फ टोटल कर रहा हूँ अब, तो टोटल में प्लस करके फिर मैं क्या उखाड़ लूँगा, समय व्यर्थ होगा। आपके पास कैलसी, आप उससे कैलसी से करिए। हाँ, जब ट्रायल बैलेंस से लिखना था तो वो खुद से करा, बट अब प्लस करना है तो बुक से चेक भी हो जाएगा और प्लस का प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा तैयार हो गया, खत्म। ये तो आपने क्या बना दिया, P&L बना लिया। अब बारी है बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट जब बनाओगे उसमें भी फिर वही है, एचओ का अलग, ब्रांच का अलग, टोटल अलग। एचओ का अलग, ब्रांच का अलग, टोटल अलग, पर्टिकुलर्स। बैलेंस शीट बनानी है सर, बैलेंस शीट में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। यहीं से स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। ये तो P&L में चले गया, ये P&L में चले गया, ये P&L में चले गया। ओपनिंग स्टॉक का कोई लेना देना नहीं। डेटर बैलेंस 37,000। अब जिसका है उसका डाल देंगे। उसका कितना है, उसका है ही नहीं डेटर क्या, वो तो कैश पर बेचते हैं ना। हाँ देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। कैश कितना है 22,000, और कैश इन ट्रांजिट कितना है, कुछ ना कुछ कैश इन ट्रांजिट भी आया था, मेरे को पता है 1,500 रुपये का आया था, तो 23,500 आप शो कर सकते हैं कैश। ये आपका P&L, ये ब्रांच का बैलेंस डेफिनेटली आपको शो करना पड़ेगा। डेबिट बैलेंस आ रहा है तो यहाँ ब्रांच का शो करना पड़ेगा, शो करेंगे, एंड में शो करेंगे, एंड में शो करेंगे। कैपिटल है 50,000, ठीक है। और कैपिटल के बाद प्रोविजन, इसको तो रिवर्स कर दिया था मैंने, और नया प्रोविजन क्रिएट करा था स्टॉक रिजर्व का प्रोविजन 1247 का, टोटल में 1247 आएगा। सेल्स का मेरे को लेना था नहीं, गुड्स सेंड टू ब्रांच रिसीव फ्रॉम एचओ, मुझे कोई लेना था नहीं, सारा मैंने ले लिया है, सारा मैंने डाल तो दिया है, इसको P&L में डाल तो दिया, राइट। यहाँ भी आप देखोगे सेल्स है, इंटर यूनिट बैलेंस है, तो डेफिनेटली एचओ का बैलेंस आ रहा होगा कहीं ना कहीं क्रेडिट में, तो ब्रांच जो है कहीं ना कहीं एचओ का बैलेंस भी यहाँ पर लिखेगा, और एचओ जो है वो ब्रांच का बैलेंस कहीं ना कहीं लिखेगा। तो ये तो मैंने सारी चीज़ें डाल दी, इसमें तो कुछ है नहीं खास। हाँ, बोनस पेबल भी था एक, बोनस पेबल आपने बाद में एंट्री डाली थी, याद होगा आपको, बोनस पेबल 156 का,
ब्रांच को पे करना है, तो ब्रांच के यहाँ पे लिख दिया। सर यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉक भी तो लिख लीजिए, इन्वेंटरी भी तो लिख लीजिए, क्या हो जाएगा इन्वेंटरी लिखने से? स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का है और जो स्टॉक है वो फिनिश गुड्स का है, ये भी तो लिख लीजिए आप। तो कैसे लिखोगे आप? बताइए मुझे कैसे लिखोगे आप? देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 2300 का रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल का तो 2300 आएगा, तो वो आप यहाँ लिख सकते हो 2300, और ब्रांच का तो रॉ मटेरियल है नहीं। अब बचा फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स जो हैं उसमें आपने देखा, फिनिश गुड्स में आपने पीएनएल बनाया तो सही आपने, उसमें लिख तो दिया फिनिश गुड्स में कितना आ रहा है, 15,000 और 9560 आ रहा है, तो यहाँ लिख लीजिए फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है 15,000 और 9560 आ रहा है। अच्छा अब जो है अगर आप इसको टोटल में दिखाना चाहते हैं तो टोटल में अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो करीब करीब आएगा 15,9560 आएगा, 24,560। तो 24,560 आप चाहें तो लिख लीजिए, बट मेरा ये मानना है कि जो स्टॉक रिजर्व एचओ में यहाँ पर बना है उसे यहाँ ना दिखाकर यहाँ नेगेटिव बैलेंस जो है 1247 माइनस कर कर दिखाए नेट में, तो ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन होगी। अलग अलग भी दिखाएंगे तो सही है, बट कोई भी यार स्टेक होल्डर पढ़ेगा तो ये समझेगा ना यार इतने का मेरा स्टॉक आ रहा है, जबकि ऐसा है नहीं, इसमें तो एचओ का खुद का कुछ मार्जिन जुड़ा हुआ है जो कि आप डेफिनेटली लाइबिलिटी साइड में हटा भी रहे हैं 1247। तो क्यों ना आप माइनस करें, मतलब बोले तो 24,560 में से आप माइनस करें 1247, तो आपका 23,313 आएगा। उसकी जगह पर यहाँ पर कुछ ना लिखें आप, यहाँ शो करने के बजाय यहीं से माइनस करके आपने टोटल में दिखाया। एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है कि स्टॉक रिजर्व माइनस करके एक्चुअल कॉस्ट पर मैं स्टॉक दिखा रहा हूँ। पीएनएल में ऐसा नहीं दिखाया क्योंकि पीएनएल में इसकी अलग एंट्री डालनी थी, मुझे स्टॉक रिजर्व रिमूव करने का अलग एंट्री शो करना था, बट बैलेंस शीट में मैं उसको सही दिखाऊंगा ना। ठीक है, तो आपके डेटर हो गए 37,000, ये हो गया आपका 2,300। कैश जो आपका है डेफिनेटली कुछ कैश जो है आपका एचओ के पास भी होगा, ब्रांच के पास भी कुछ कैश होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कैश है 1,000 रुपीज़ का, ब्रांच के पास भी है, तो 1,000 का लिख लीजिए। टोटल कितना हो गया 24,500। तो ये और ये ख़त्म बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड पर देखोगे आप, लाइबिलिटी साइड पर देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखिएगा कुछ ना कुछ क्रेडिट साइड पर भी आ रहा होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर आ रहे हैं 13,000 के, एक को कट करते रहिए, क्रेडिटर्स आ रहे हैं 13,000 के। कैपिटल के बाद जो है प्रॉफिट इसमें ऐड करोगे आप, जो प्रॉफिट आया है, कितना प्रॉफिट आया सर, तो ब्रांच का जो प्रॉफिट है, तो ब्रांच का जो प्रॉफिट है 6,904, उसे मैं एचओ के बैलेंस के साथ जोड़ता हूं। अब एचओ का बैलेंस कितना है सर, एचओ का बैलेंस मेरी बुक में है 3,500 रुपये, 2,000 आ रहा था, 1,500 की एडजस्टमेंट करी 3,500 हो गया। अगर मैं 3,500 जोड़ूँ उसमें 6,904 जोड़ूँ, 3,500 में 6,904 जोड़ूँ तो आएगा 10,404, तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस हो जाएगा 10,404। कैसे हो गया ये? एचओ का बैलेंस कितना था 2,000, 1,500 की एडजस्टमेंट एंट्री पास करी, कितना हो गया 3,500। प्रॉफिट जो है वो मैंने जोड़ दिया क्योंकि अल्टीमेटली ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो एचओ को ही जाना है ना, तो उसने वो एचओ के अकाउंट में डाल दिया। सिमिलरली एचओ की बुक्स में ब्रांच आ रहा था कितने का, सोचिए कितने का आ रहा था, एचओ की बुक्स में ब्रांच आ रहा था वही 3,500 का आ रहा था, सेम आ रहा था, उसमें फिर जोड़ दिया इसने, जो प्रॉफिट ब्रांच ने कमाया एचओ ने जोड़ लिया, हाँ भाई ये ब्रांच से मैं लूंगी, अल्टीमेटली तो मेरी ब्रांच है, प्रॉफिट तो मुझे ही देगी वो, तो आपने यहाँ डाल दिया। और जो है आपके पास यहाँ पर बैलेंस आ गया। तो एचओ जो है एंट्री क्या करेगा सर इसकी, एचओ जो है एंट्री क्या करेगा प्रॉफिट की, देखिए ब्रांच का जो प्रॉफिट आया वो तो ब्रांच ने एचओ में डाल दिया, सारा डेबिट क्रेडिट ब्रांच ने करा, उसका बैलेंस आया, तो बैलेंस कहीं ना कहीं तो बैलेंस शीट में जाएगा, वो डाल दिया। पर जब एचओ ब्रांच का पीएनएल ले रहा है अपने पास, तो वो क्या कर रहा है, ब्रांच को तो डेबिट कर रहा है कि भाई मैं उससे इतना लूंगा, और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको क्रेडिट कर रहा है, राइट। तो 23,957 जो है, मतलब 23,957 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट। एचओ अपना प्रॉफिट तो दिखाई रहा है, साथ में वो एक इनकॉर्पोरेशन की एंट्री आप नहीं सीखते हो, वो
डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, सब एचओ की बुक्स में आ रहा है, वो सीखते हो ना आप। वही डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट करने के बाद ये जो है टोटल कॉलम बन रहा है। तो पीएनएल जो है, ब्रांच का पीएनएल जो है, वो जब एचओ अपने पीएनएल में लेगा तो कहीं ना कहीं जो एचओ का पीएनएल है वो बढ़ेगा। आई थिंक इससे पिछले क्वेश्चन में हमने पीएनएल बनाया था जिसमें ओपनिंग आ रहा था, उसमें एचओ का बैलेंस आ रहा था, ब्रांच का इनकॉर्पोरेट करा था, कुछ लॉस बाय थेफ्ट डाला था और क्लोजिंग आ रहा था। तो वो करने के बाद क्या आएगा, इतना बैलेंस आएगा। अब ये क्या कर रहे हो, अब सारी एंट्रियां दिमाग में हो रही है, बच्चे नहीं ना रह गए। अब आप डेबिट क्रेडिट का छोटी छोटी चीज़ करो। अब तो हायर कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे कि कैसे पीएनएल, ट्रायल बैलेंस से पीएनएल का और बैलेंस शीट का इंपैक्ट जाता है। तभी मैंने आपको वो कोर्स कराया कि ट्रायल बैलेंस से कैसे पीएनएल शेड्यूल बनता है, पीएनएल जाता है, बैलेंस शीट बनती है। वो मैंने तभी कराया ताकि आपको आगे लाइफ में दिक्कत ना आए। उसको भी ध्यान से करिएगा, कोर्स का पार्ट है वो। क्यों, ये नहीं कि स्किल समझ के छोड़ दीजिए, नहीं सर। तो टोटल लिख दीजिएगा आप। टोटल में तो क्या आएगा, टोटल में ब्रांच का बैलेंस नहीं आएगा और एचओ का यहाँ पर टोटल में बैलेंस नहीं आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। कंपनी एज अ होल क्या दिखाएगी, मुझे अपने आप को ही 10,404 देने, मुझे अपने आप से ही 10,404 लेने हैं, वो थोड़ी ना दिखाएगी कंपनी। तो उस दोनों बैलेंस को हटाना पड़ेगा ना, डेबिट और क्रेडिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और हो ही जाएगा एलिमिनेट। कैसे होएगा भाई, कंपनी अपनी बुक्स में जब इनकॉर्पोरेट करेगी ब्रांच का बैलेंस तो सब डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट लेगी और उसे ब्रांच के बैलेंस से जब वो डाला जाएगा तो डेफिनेटली जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ है यार, बुक में थोड़ा सा गलत दे रखा है, बुक को छोड़ देना, जैसे मैंने कराया वैसे कर लेना। आपका ये इंडिपेंडेंट ब्रांच का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाला है। मिसिंग इन्फॉर्मेशन में क्या है कि आप अलग अलग अकाउंट बनाकर देखते हैं कि कहाँ पर जो है कुछ मिस हो रहा है। उसके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं मिसिंग अकाउंट के। वो मिसिंग अकाउंट में आप सिंगल एंट्री कर लोगे तो उसके बाद कर लेना उन क्वेश्चंस को। सिंगल एंट्री में तो आपको सारी मिसिंग फिगर ही फाइंड आउट करनी होती है, तो उसके बाद उस क्वेश्चंस को कर लेना, हो जाएगा। क्योंकि तब आदत पड़ जाएगी आपको, जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकाउंट्स बनाओ, जो मिसिंग है उसको फाइंड आउट करो, फिर उससे जो है किसी दूसरे अकाउंट में डालो बैलेंस को और फिर आगे बढ़ो। वो सब सिंगल एंट्री का काम है। ब्रांच अकाउंटिंग का जो इंडिपेंडेंट का था वो सारा मैंने आपको बता दिया, कैसे ट्रायल बैलेंस बनता है, एक एक एंट्री पास होती है और कैसे जो है फाइनली इनकॉर्पोरेट करा जाता है बैलेंस और कैसे शो होता है। अब यही जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख सकते हो, आपका पूरा का पूरा बना हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर दे रखा है। पर यहाँ थोड़ी सी चीज़ें जो है गलत दे रखी है। ये आप तीनों चीज़ों को प्लस करोगे तो 1,82,000 आएगा, कुछ गलत गलत दे रखा है। तो जैसे हमने करा वैसे कर लेना, इसको छोड़ देना, राइट। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है, वो है मिसिंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको कैसे करना होगा, वो मैं आपको नहीं करा रहा। इसके 2 क्वेश्चन है, वो सिंगल एंट्री के बाद आप समझ पाओगे कि हाँ मिसिंग इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है। बाकी सब हो गया। फॉरेन ब्रांच जो है उसके कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ आपको, उसमें अमेंडमेंट भी है और फिर इसके जो क्वेश्चंस होंगे फॉरेन ब्रांच के वो मैं आपको कराऊंगा। और आपका ये ब्रांच अकाउंटिंग का इंडिपेंडेंट ब्रांच पूरी तरह से जो है 1 या 2 क्लास में कल जो है कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।